सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं कांची केशरवानी आपको पढ़ाऊंगी जीव विज्ञान क्लास 11th अध्याय 3 जगत प्लांटी, है ना। जगत पादप भी बोल सकते हैं इसको, जगत प्लांटी, किंगडम प्लांटी भी बोलते हैं। इसके पहले हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पहले चैप्टर्स को देखा था, जिसमें जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा और जगत कवक के बारे में पढ़ा था। उनके जैवीय जो पोषण होती है, उनमें प्रजनन होती है, उनमें कौन कौन से सदस्य होते हैं और उनके जो आर्थिक विधियां होती है, आर्थिक गतिविधियां जो होती है जिससे लाभ होता है और हानि होता है, उनके बारे में हम लोगों ने जाना। उसी प्रकार इस अध्याय में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जगत पादप के बारे में, अर्थात संपूर्ण पादप जो हमारी धरती पर स्थित है, संपूर्ण पादप समुदाय के बारे में पढ़ेंगे कि उनका रहन सहन कैसा होता है, उनका परिचय क्या होता है, वो कौन से सदस्य किस प्रकार के वर्गीकरण को फॉलो करते हैं, है ना, किस प्रकार का प्रजनन होता है, पोषण होता है, उनमें लाभ क्या होते हैं, उनसे लाभ क्या होते हैं, उनसे हानि क्या होता है, उसके बारे में हम लोग इस अध्याय में देखेंगे। उसका अगर जनरल इन्फॉर्मेशन देखेंगे या फिर परिचय जिसको बोल सकते हैं हम लोग, देखते हैं पादप जगत के जो सदस्य होते हैं उनकी प्रत्येक कोशिका जो होती है उनके चारों ओर क्या होता है, सेल्यूलोज से रूपांतरित पादप पदार्थों के बने कोशिका भित्ति होती है। मतलब देखो, हम लोग जो मोनेरा पढ़ा था, मोनेरा जो होता है वो एक कोशिका प्रोकैरियोटिक जीव होता है। देन उसके बाद प्रोटिस्टा पढ़ा, प्रोटिस्टा क्या होता है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जो जीव होता है। देन उसके बाद हम लोगों ने कवक के बारे में पढ़ा, कवक क्या होता है, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होता है। उसी प्रकार जो पादप होता है वो भी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होता है, है ना, जीव होता है और जीव जगत का सदस्य होता है। तो इनके जो सदस्य होती है, उनकी जो कोशिका भित्ति होती है, उन कोशिका भित्ति के चारों ओर क्या होता है, सेल्यूलोज का बना हुआ एक आवरण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। ठीक है, सेल वॉल बोलते हैं। अगर इसको देखेंगे तो यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषित जीव, इसमें क्या होता है, वर्णक पाया जाता है। कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होती है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपादित करने के लिए मुख्य भूमिका निभाती है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पादप की श्रेणी में रखते हैं। इसका जो कोशिका भित्ति होता है वो सेल्यूलोज के पदार्थों से बना होता है। कुछ जीव जो होते हैं, है ना, द्विजगत प्रणाली के अंतर्गत देखो, अगर हम लोगों ने वर्गीकरण प्रणाली पढ़ा है तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा है द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली। तो द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली में जब हम लोग किसी सदस्य को क्या कहते थे, पादप जगत में रखा था, लेकिन R.H. विटकर ने जब वर्गीकरण किया किसमें, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली का, तो 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में कुछ जीवों को क्या करा, वो प्रोटिस्टा जगत में रखा और कुछ जीवों को पादप जगत में रखा, उनके लक्षणों के आधार पर। कुछ पादप को छोड़ दे तो पादप जगत की संपूर्ण जातियां जो होती है उनमें क्या होता है, संरचना और संवहन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर 3 भागों तीन डिवीजन में बांटा गया था पादप समुदाय को। किसमें, फाइकोफाइटा यानी एल्गी, ब्रायोफाइटा तथा ट्रैकियोफाइटा में रखा गया था। पहला जिसमें रखा गया था एल्गी भी बोल सकते हैं उसको, या फिर फाइकोफाइटा बोलेंगे। दूसरा जिसको बोलेंगे ब्रायोफाइटा, और देन ब्रायोफाइटा के बाद है टेरिडोफाइटा। प्रभाग ट्रैकियोफाइटा जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, संवहनी पादप रखे गए हैं। संवहनी पादप क्या होते हैं, हम लोग आगे ट्रैकियोफाइटा में जब जाएंगे उसका जब लक्षण के बारे में पढ़ेंगे तब बताएंगे कि संवहनी पादप क्या होता है। इनमें क्या होता है, पुष्प, फल, बीज के आधार पर पुनः 3 उपप्रभागों में बांटा गया। पादप जगत को पहले 3 भागों में बांटा गया। तो पहला था आपका फाइकोफाइटा में एल्गी को रखा जाता है, फिर है ब्रायोफाइटा, फिर है ट्रैकियोफाइटा। देन उसके बाद उसको फल, बीज और पुष्प के आधार पर 3 भागों में फिर बांटा गया, उप प्रभागों में, जिसमें इस जगत के जो सभी जीव जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या पाया जाता है, वर्णक की उपस्थिति होती है, और वर्णक के कारण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या बनता है, पौधों में पोषक तत्व। ठीक है, इसको किस में रखे जाते हैं, स्वपोषी होती है। ये इस जगत के सभी जो जीव होते हैं वो जटिल स्वपोषी होते हैं और पारिस्थितिकी की दृष्टि से उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर की श्रेणी वाले होते हैं। ठीक है, पादप जगत का अगर चारित्रिक लक्षण देखेंगे तो पादप जगत का अगर पर्टिकुलरली एक सिम्टम्स देखेंगे तो पादप जगत में कौन कौन से लक्षण होते हैं। पहला, वो स्वपोषी होता है। क्यों? क्योंकि उसमें
क्या पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, हरित लवक। फिर है यूकैरियोटिक, मतलब कोशिका जो होती है वो कोशिका भित्ति युक्त होती है। देन उसका मतलब कोशिका भित्ति युक्त होती है, उसका मतलब क्या होता है कि वो सेल्यूलोज की बनी होती है ना। और बहुकोशिकीय प्रकृति की होती है, बहुत सारे कोशिकाओं से जो जीव होते हैं उनका शरीर बना होता है। सेल्यूलोज एवं उसके रूपांतरित पदार्थों की बनी कोशिका भित्ति होती है ना। जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनता है, सेल्यूलोज से बनता है या फिर उससे रूपांतरित किसी पदार्थ से बनता है। फिर प्लास्टिड बियरिंग होती है, लवक युक्त होती है। जो कोशिका होती है उसमें लवक प्रेजेंट होता है। लवकों द्वारा प्रकाश संश्लेषण का संपादन होता है। जो लवक होते हैं है ना, उस लवक द्वारा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का संपादन होता है। भोज्य पदार्थों का संग्रहण स्टार्च के रूप में होता है, जैसे कि कवक में किसके रूप में हुआ था, वसा के रूप में, फैटी एसिड के रूप में हुआ था। वैसे ही पादप जो जीव होते हैं उनकी बॉडी में जो वसा जो एनर्जी स्टोरेज होता है, मतलब जो भोज्य पदार्थों का स्टोरेज होता है वो किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। कुछ जो जीव होते हैं विषम कोशी यानी परजीव होते हैं, या फिर कीटभक्षी होते हैं एवं मृतोपजीवी के रूप में होते हैं। ये क्या होते हैं, अपवाद होते हैं, कुछ कुछ जीव वही होते हैं ना, कुछ सदस्य होते हैं। कोशिका में बड़े रिक्तिका जो, अगर हम लोग पादप कोशिका की बात करते हैं तो पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, बड़ा वैक्यूल पाया जाता है, बड़ा रिक्तिका पाया जाता है। आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में, तो उसको उनमें आपको पता होगा कि जो रिक्तिका होती है, मतलब जो वैक्यूल होता है, वो बहुत बड़ी रचना के रूप में पादप कोशिका में विद्यमान होता है तथा सेंट्रियोल की अनुपस्थिति होती है। किसमें, पादप जगत में। पादप जगत के अंतर्गत आने वाले प्रभाग है ट्रैकियोफाइटा। इनके जो सभी सदस्य क्या होते हैं, सुस्पष्ट जड़, तना तथा पत्ती में बटे होते हैं। ट्रैकियोफाइटा में जो जितने भी सदस्य आते हैं उनमें क्या होता है, सुस्पष्ट जड़ पाया जाता है, तना पाया जाता है, पत्ती पाया जाता है, ठीक है। इनमें टेरिडोफाइटा उपप्रभाग के सदस्य में पुष्प का निर्माण नहीं होता है। लेकिन इसका जो उपप्रभाग है, हम लोगों ने देखा कि 3 प्रभागों के भी उपप्रभाग बांटे गए हैं, उपप्रभागों के रूप में भी बांटे गए। किसके आधार पर, पुष्प, फल, तना, पत्ती के आधार पर, है ना, जड़ के आधार पर। तो इसमें क्या है, जो ट्रैकियोफाइटा है उसमें जो जड़, तना और पत्ती होता है वो अलग अलग विभेदित होता है, लेकिन इसका एक उपप्रभाग है, उस उपप्रभाग का नाम है टेरिडोफाइटा। तो जो टेरिडोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा के सदस्य में पुष्पों का निर्माण नहीं होता है। जो पुष्पीय पौधे के समूह जो होते हैं उनमें जिम्नोस्पर्म नग्न बीजियों में पुष्प तो बनते हैं, परंतु उसमें बीजांड अंडाशय के अंदर ना होकर नग्न होता है ना। कुछ पुष्प जो टेरिडोफाइटा होते हैं उसमें नग्न पुष्प जो होते हैं, नग्न बीजी पुष्प जो होते हैं उनमें क्या होता है, कुछ जो पुष्प बनते हैं, देखो टेरिडोफाइटा में प्रायः अनुपस्थित होते हैं, पहला बोल रहा है। लेकिन दूसरा चीज़ ये बोल रहा है कि यदि किसी में पुष्प उपस्थित है तो वो नग्न बीजी अवस्था में होते हैं, मतलब जो बीज होता है वो नग्न होता है, उसके ऊपर आवरण नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जो इसका अंडाशय होता है उसमें ओव्यूल ना होकर, बीजांड जो है वो अंडाशय के अंदर ना होकर बिना आवरण रहित होता है। इस कारण इस उपजगत के सदस्यों में बीजांड से बनने वाला बीज भी क्या होता है, नग्न होता है। उसके ऊपर आवरण पहले ही नहीं होगा तो वो बाद में भी वो नग्न ही होगा। पौधे नग्न बीजी या अनावृत्ति बीजी कहलाते हैं। जो पौधे होते हैं वो अनावृत्ति बीजी या फिर नग्न बीजी कहलाते हैं। पुष्पीय पौधों के आवृत्त बीजी पौधों का समूह समस्त पादप जगत में सबसे प्रभावी डोमिनेंट सदस्य होते हैं। जो आवृत्त बीजी होते हैं, आवृत्त बीजी का मतलब क्या होता है, जिस बीजों के ऊपर में आवरण पाया जाता है उसको आवृत्त बीजी बोलते हैं, और जिन बीजों के ऊपर में आवरण का अभाव होता है, मतलब आवरण नहीं उपस्थित होता है, उसको क्या बोलते हैं, अनावृत्त बीजी बोलते हैं। तो जो आवृत्त बीजी पौधे होते हैं वो पादप जगत के सबसे अच्छे मतलब प्रभावी सदस्य के रूप में विकसित करते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, आवृत्त बीजी पौधे में जो बीजांड होता है, मतलब जो बीजांड होगा वो अंडाशय के अंदर ही विकसित करता है। ग्रोथ कहाँ करता है, वो अंडाशय के अंदर ही। बीजांड से बनने वाला जो बीज होता है वो क्या होता है, अंडाशय से परिवर्धित होने वाले फल के अंदर उपस्थित होता है। जो बीजांड से क्या होता है, जो बीजांड होता है वो अंडाशय के अंदर में क्या होता है, ग्रोथ करता है, और ग्रोथ करने के पश्चात क्या करता है, वो जो फल बनता है बीजांड से, जो बीजांड की ग्रोथ के पश्चात क्या होगा, जो फल का निर्माण होता है उस फल के निर्माण में क्या होता है, जो बीज होता है उसके अंदर होता है, किसके, फल के अंदर। पादप समुदाय में जितने भी सदस्य आते हैं उनको
कैसे चार्ट के रूप में बांटा गया है देखते हैं। तो पादप जगत को पहले दो कोशिका भित्ति की उपस्थिति एवं प्रकाश संश्लेषित जीवों के आधार पर दो भागों में पहले बांटा गया है। पहला है भ्रूण अवस्था अनुपस्थित और दूसरा है भ्रूण अवस्था उपस्थित। ठीक है, जिसमें भ्रूण अवस्था अनुपस्थित होता है उसमें क्या है, शैवाल, पादप सुकायिक, लैंगिक अंग और बहुकोशिका आवरण रहित। शैवाल होता है, पादप सुकायित होता है, देखो कवक में भी सुकायित थैलस से क्या होता था, प्रजनन होता था, वैसे ही इसमें अगर भ्रूण अवस्था अनुपस्थित है तो इसमें क्या होगा, पादप सुकायिक होगा, लैंगिक अंग होगा, बहुकोशिका आवरण रहित होगा। ठीक है, भ्रूण अवस्था अगर उपस्थित है तो एम्ब्रियोफाइटा होगा। अब एम्ब्रियोफाइटा को दो भागों में बांटा गया है, असंवहनीय पौधे और संवहनीय पौधे। ठीक है, शैवाल, पादप सुकायिक, लैंगिक अंग एवं बहुकोशिका आवरण रहित को तीन भागों में बांटा गया है, लाल शैवाल या रोडोफाइटा, हरा शैवाल या क्लोरोफाइटा। लाल शैवाल में क्या होता है, क्लोरोफिल ए, डी आर, फाइकोसिनिन और फाइकोइरिथ्रिन की उपस्थिति होती है। जो लाल शैवाल होते हैं उनमें क्या क्या पाया जाता है, लाल शैवाल को रोडोफाइटा के नाम से जाना जाता है। और लाल शैवाल में कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल आर, फाइकोसाइनिन आर, फाइकोइरिथ्रिन की उपस्थिति होती है। हरा जो शैवाल होता है जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइटा बोलते हैं, उसमें क्लोरोफिल ए, बी प्रमुखता से प्रभावित होता है और कैरोटीन, जेंथोफिल आदि सहवर्णक के रूप में होता है। फिर है तीसरा भूरे शैवाल या फियोफाइटा। लाल शैवाल रोडोफाइटा, हरा शैवाल क्लोरोफाइटा, भूरा शैवाल रिफियोफाइटा। फियोफाइटा में कौन सा वर्णक होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बी कैरोटीन और फ्यूकोजेंथिन नामक वर्णक उपस्थित होता है। फिर है देखो असंवहनीय पौधे। असंवहनीय पौधे को फिर से बांटा गया है, ब्रायोफाइटा। पादप का सुकायिक अवस्था, जड़, तना, पत्ती सदृश संरचना में विभेदित, लैंगिक अंग, बहुकोशिकीय आवरण। ब्रायोफाइटा जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, पादप का सुकायिक अवस्था में होता है तथा इसमें जड़, तना, पत्ती जो रचनाएं होती हैं वो विभेदित लैंगिक अंग होती हैं जो बहुकोशिकीय आवरण युक्त होती हैं। इसको फिर से तीन भागों में बांटा गया है, लिवर्ट, हॉर्नवर्ट या मॉसेज या ब्रायोप्सिडा। तो लिवरवर्ट जो होता है, इसमें क्या होता है, सुकायिक पादप का स्पोरोफाइट एवं कॉल्यूमेला अनुपस्थित होता है। इसमें एनेसेरोटिप्सिडा सुकायिक पादप का स्पोरोफाइट में कॉल्यूमेला उपस्थित होता है। और मॉसेज जो होता है उसमें जड़, तना सदृश एवं पत्ती सदृश रचनाओं में विभक्त होकर कॉल्यूमेला उपस्थित होता है। संवहनीय पौधे, ट्रैकियोफाइटा जिसको बोलते हैं। ठीक है, असंवहनीय पौधे में क्या आया था आपका, ब्रायोफाइटा। फिर है संवहनीय पौधे को बांटा गया तो ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा को फिर से दो भागों में बांटा गया है, बीजों का निर्माण नहीं होता है तो टेरिडोफाइटा, बीजों का निर्माण अगर होता है तो स्पर्मेटोफाइटा। इसमें अंडाशय अनुपस्थित, बीज नग्न तो नग्न बीजी बोलेंगे, फिर या फिर अनावृत्ति बीजी बोलते हैं। ठीक है, और अगर अंडाशय उपस्थित है, बीज फल के अंदर में है तो क्या है, इसको आवृत्त बीजी पौधा बोलते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले शैवाल। शैवाल जो होता है, हम लोगों ने देखो पादप जगत को एक चार्ट के माध्यम से पूरा समझ लिया कि कौन कौन से सदस्य कहाँ कहाँ पे होते हैं और किस माध्यम से उनको विभक्त करके अलग अलग स्थान में क्लासिफाइड किया गया है, मतलब उसका वर्गीकरण किया गया है, चार्ट के माध्यम से समझ लिए। अब इसका संपूर्ण चैप्टर में हम लोग संपूर्ण अध्याय में इन्हीं के जो जिन जिन सदस्यों के बारे में, जिन जिन प्रभागों और उप प्रभागों के बारे में हम लोगों ने चार्ट बनाया उनका डिटेल अध्ययन करेंगे, विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो पहला देखते हैं हम लोग शैवाल। शैवाल में क्या है, यूकैरियोटिक होता है, सुकायिक होता है, प्रकाश संश्लेषी पादप होता है, जिनमें क्या होता है, लैंगिक अंग का बहुकोशिकीय बंद आवरण से घिरा नहीं होता है। इनमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, ये प्रायः जलीय होते हैं। शैवाल कहाँ पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं। इनका अध्ययन फाइकोलॉजी यानी शैवाल विज्ञान का कहलाती है। जीव विज्ञान के अंतर्गत फाइकोलॉजी का मतलब होता है शैवाल का अध्ययन। ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति में शैवाल जो प्रभाग के अंदर आते हैं वो क्या है, बहुकोशिकीय शैवालों को रखा गया है। इनका जो लक्षण है, विशिष्ट लक्षण, फीचर्स ऑफ एल्गी, वो देखते हैं। जैसे शैवालों का बॉडी होता है वो कैसा होता है, थैलस युक्त होता है, थैलॉइड मतलब सुकायवत संरचना में होती है। इनकी
कोशिकाओं में क्या होता है, पर्णहरिम तथा अन्य प्रकाश संश्लेषी वर्णकों की उपस्थिति पाई जाती है। इनका जो शरीर होता है, इनका जो कोशिका होता है, उसमें पर्णहरिम पाया जाता है और अन्य प्रकार की पर्णहरिम की उपस्थिति के कारण ये प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं जो शैवाल होते हैं और स्वपोषित जीव होते हैं। लैंगिक अंग बहुकोशिकीय बंद जैकेट से घिरे हुए नहीं होता है। जो इनका लैंगिक अंग होता है इनके बॉडी में, वो क्या होता है, आवरण से घिरा हुआ नहीं होता है। इनमें संवहनी ऊतक वेस्कुलर टिश्यू का पूर्णतः अभाव होता है। हम लोगों ने देखा था जब चार्ट बनाए थे हम लोग वर्गीकरण करके, तो संवहनी ऊतक और असंवहनी ऊतक पादप के बारे में अलग से पढ़ा था। शैवाल में संवहनी या फिर असंवहनी नहीं आया था, है ना। तो इनमें संवहनी ऊतकों का क्या होता है, अभाव होता है। जो कोशिकाएं होती हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी होती है। निषेचन के पश्चात जो युग्मक बनते हैं, मतलब जो जाइगोट का निर्माण होता है फर्टिलाइजेशन के पश्चात, वो क्या होता है, भ्रूण का निर्माण नहीं करता है। इनमें भोज्य पदार्थों का संचय स्टार्च या फिर उसी के रूपांतर में होता है। जो कायिक ये क्या करते हैं, कायिक और वर्धी प्रजनन की क्रिया के द्वारा विखंडन या हार्मोन्स आदि के निर्माण से होती है। इनका जो कायिक और वर्धी प्रवर्धन होता है, प्रजनन होता है, वो किसके माध्यम से होता है, विखंडन के माध्यम से होगा या फिर हार्मोन्स आदि के निर्माण के पश्चात होता है। इनमें अलैंगिक जो प्रजनन होता है वो जूस्पोर्स, सिनजूस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स, टेट्रास्पोर्स, हाइप्नोस्पोर्स के बनने से होता है। जो अलैंगिक प्रजनन होता है वो जूस्पोर्स, सिनजूस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स, हाइप्नोस्पोर्स, टेट्रास्पोर्स उनके कारण होता है। जो लैंगिक प्रजनन की क्रिया होती है वो समयुग्मकी, असयुग्मकी तथा इनिट्स युग्मकी प्रकार की होती है। शैवालों की कुछ जातियां जो होती है उनका जो जीवन चक्र होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है ना, हैप्लॉन्टिक होता है। इसमें क्या होता है, हैप्लॉन्टिक का मतलब होता है हैप्लॉइड जो अवस्था होती है, अगुणित जो अवस्था होती है वो द्विगुणित अवस्था के ऊपर प्रभावी होती है। कुछ जो जातियां होता है वो क्या होता है, डिप्लॉन्टिक होता है, अर्थात इसमें जो द्विगुणित अवस्था होती है वो एक अगुणित अवस्था के ऊपर प्रभावी होती है ना। मतलब जो अगुणित अवस्था होता है वो अत्यंत अल्प अवधि का होता है। कुछ जो शैवाल होते हैं वो सुस्पष्ट पीढ़ियों का एकांतर पद्धति जो प्रदर्शित करते हैं। पीढ़ियों का एकांतरण सम आकारिक आइसोमॉर्फिक होता है। मतलब क्या, सम आकारिक मतलब एक जैसा जब रूपांतरण होता जाता है तो सेम टू सेम वैसा का वैसा ही होता है। उदाहरण है एक्टोकार्पस तथा विषम आकारिकी हेटेरोमॉर्फिक यानी युग्मोद्भिद एवं बीजाणुद्भिद दोनों अवस्थाएं आकारिकीय दृष्टि से भिन्न होती हैं। जो इसका युग्मोद्भिद अवस्था है और बीजाणुद्भिद अवस्था, युग्मोद्भिद अवस्था का मतलब होता है जहाँ पे युग्मक का निर्माण होता है उसको बोलते हैं युग्मोद्भिद अवस्था, और बीजाणुद्भिद अवस्था का मतलब होता है जहाँ पे बीजाणु का निर्माण होना होता है। तो इनका जो दोनों जो होते हैं वो अवस्थाएं आकारिकीय दृष्टि से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। दोनों की अवस्थाएं जो होती है अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए सारगैसम। अब देखते हैं शैवालों का वर्गीकरण। शैवालों के बारे में हम लोगों ने 10 जो लक्षण पढ़े उनके आधार पर उनका वर्गीकरण कैसे है देखते हैं। व्हिटकर ने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में शैवालों का वर्णक जो है वो कोशाबिका, फ्लैजिलेट मतलब रस्सीनुमा संरचना, जो संचित भोज्य पदार्थ है तथा कोशिका भित्ति रासायनिक प्रकृति के आधार पर बांटा। व्हिटकर ने जब 5 जगत वर्गीकरण के आधार पर शैवालों को रखा तो शैवालों का वर्गीकरण किस प्रकार किया, कोशाबिका के कारण उनमें जो भोज्य पदार्थ स्टोर होता है, स्टोर का मतलब होता है संग्रहित होना, तो जो भोज्य पदार्थ संग्रहित होते हैं उनके आधार पर, तथा उनमें जो कोशिका भित्ति का जो रासायनिक प्रकृति होता है, मतलब जो उनकी कोशिका भित्ति होती है वो किस प्रकृति की बनी होती है, उनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया। उनके वर्गीकरण के आधार पर मुख्यतः 3 समूहों में बांटा गया, रेडोफाइटा, फ्रियोफाइटा और क्लोरोफाइटा। रोडोफाइटा मतलब होता है लाल शैवाल, फियोफाइटा मतलब होता है एल्गी या फिर भूरा शैवाल, और क्लोरोफाइटा मतलब होता है हरा शैवाल। रोडो का मतलब हो गया लाल, क्लोरो का मतलब हो गया भूरा, और आपका फियो का मतलब हो गया आपका भूरा, और क्लोरो का मतलब हो गया आपका हरा शैवाल। उसके बाद देखते हैं प्रभाग रोडोफाइटा, लाल शैवाल। बेट्राकोस्पर्मम
एवं अन्य कुछ जातियों को छोड़कर इस वर्ग के जो समस्त शैवाल होते हैं वो समुद्री होते हैं। मतलब इनकी जो रोडोफाइटा में जो जितने भी सदस्य को रखा गया है उन शैवालों में जितने भी अधिक प्रजाति के शैवाल हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके समुद्र पर पाए जाते हैं। इनके सदस्य क्या होते हैं, पानी में ठोस आधारों जैसे चट्टानों, जो समुद्र के अंदर भी होते हैं ना, वो ठोस चट्टानों या फिर किसी ठोस आकार के माध्यम से होल्ड फास्ट या हैपेरॉन द्वारा चिपके रहते हैं। इनका लक्षण क्या होता है, ये सुकायवत होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं तथा आधा मीटर तक लंबे होते हैं। मतलब ये लंबी संरचना वाले होते हैं और लगभग इनकी जो लंबाई होती है लगभग आधे मीटर की होती है। इनका लाल रंग किसके कारण होता है, तो फाइकोइरिथ्रिन तथा फाइकोसाइनिन के कारण होता है। इनमें क्या पाया जाता है, इनकी बॉडी में, इनकी कोशिकाओं में फाइकोइरिथ्रिन एवं फाइकोसाइनिन की उपस्थिति के कारण इनका जो शैवाल का रंग क्या हो जाता है, लाल रंग हो जाता है। इसके अतिरिक्त इनमें क्या होता है, बीटा कैरोटीन, ओ कैरोटीन, क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी वर्णक भी उपस्थित होते हैं। फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन जो दो चीज है, उसके अलावा इसमें और कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं, तो बी कैरोटीन वर्णक पाया जाता है, ओ कैरोटीन पाया जाता है तथा क्लोरोफिल ए और बी भी वर्णक भी उपस्थित होते हैं। इसका जो जीवन चक्र होता है वो चल कोशिकाओं का पूर्णतः अभाव होता है। इनके जीवन चक्र में क्या होता है, जो चल कोशिकाएं होती है, प्रचलन के लिए जो कोशिकाएं उपस्थित होती है ये लाल शैवाल में, रोडोफाइटा में नहीं पाया जाता है। संग्रहित जो भोजन होता है वो फ्लोरिडियम स्टार्च के रूप में होता है। पूरे पादप जगत में जो भोज्य पदार्थों का संग्रहण होता है वो किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। लेकिन स्टार्च भी अलग अलग प्रकार के रूप में होता है, अलग अलग रूपांतरण में, अलग अलग जीवों के सदस्यों में जो संग्रहित होती है भोजन, उसमें अलग अलग प्रकार का स्टार्च होता है। वैसे ही रोडोफाइटा जो है उसमें कौन से प्रकार का स्टार्च है, भोजन संग्रहित कैसे होता है, तो फ्लोरोडियन स्टार्च के रूप में भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो संग्रहित होते हैं। लैंगिक जनन जो होती है वो अंडयुग्मकी होती है। निषेचन के पश्चात जो युग्मज होते हैं वो विशेष महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है उनमें। जो लाल शैवाल में जीवन चक्र, मुख्यतः जो लाल शैवाल होते हैं उनमें जो जीवन चक्र होता है वो 3 भागों में पूर्ण होता है, 3 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका सुकाय बहुकोशिकीय तथा शाखित होता है। मतलब इस प्रकार का होता है ये संरचना, और शाखित होगा तथा कोशिकाएं जो होती है वो एक केंद्रक वाली होती है। मतलब जो इनमें जितनी भी कोशिकाएं प्रेजेंट है उनमें कितने केंद्रक होंगे, एक केंद्रक। जैसे कवक में क्या होते थे, बहुकेंद्र की। आप तुलनात्मक अध्ययन करते जाएंगे तो आपको याद होते जाएगा कि कौन से जगत में कौन से सदस्य का कैसा कैसा सिम्टम्स है, कैसे कैसे लक्षण है। ठीक है, केंद्र में स्थित एक ताराकार क्रोमेटोफोर होता है। कोशिका जो होता है उसका जो केंद्र होता है उसमें क्या होता है, इस प्रकार का क्रोमेटोफोर होता है, तारा आकार का। इसमें स्टार्च शीत रहित पायरोनाइड्स पाए जाते हैं। जो स्टार्च होता है वो पायरोनाइड्स के जैसा शीत रहित होता है। इनकी शाखाओं के चारों तरफ एक जिलेटिन मैट्रिक्स पाया जाता है। इनकी जो शाखाएं होती हैं उनके चारों तरफ क्या पाया जाता है, तो जिलेटिन मैट्रिक्स पाया जाता है। कभी कभी एक शाखाएं एक ही मैट्रिक्स के पास पास स्थित होती है, जिनकी जो संरचना होती है वो मृदुतकी दिखाई देती है। कोशिका भित्ति का बाहरी स्तर जो होता है वो पेक्टिन पदार्थ का बना होता है तथा भीतरी स्तर जो होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। तो जो देखो ये कोशिका है, तो कोशिका का जो बाहरी स्तर होता है वो किसका बना होता है, पेक्टिन का, तथा जो आंतरिक स्तर होता है वो किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, एक कोशिका में एक ही क्रोमेटोफोर पाया जाता है। कोशिका के केंद्रक में एक ही क्रोमेटोफोर उपस्थित होता है। कुछ लाल शैवाल जैसे हर्वेलिया रंगहीन होते हैं तथा स्वपोषी लाल शैवालों पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कुछ लाल शैवाल के सदस्य होते हैं, जैसे कि हर्वेलिया नाम लिया गया है आपका, यहाँ पे हर्वेलिया नाम है। वो क्या होता है, लाल शैवालों के पास परजीवी के रूप में उनसे चिपके हुए पाए जाते हैं। कुछ जातियों जैसे पॉलीसाइफोनिया जो है वो कोशिकाएं पिट्ट संयोजक द्वारा जुड़ी रहती है। कुछ जातियां जो है वो पोरफायरा आदि में सुकाए पर्ण फलक सदृश होता है। थैलस आधार से जिस रचना से जुड़े रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट बोलते हैं। ठीक है, जो थैलस होता है मतलब सुकायवत जो संरचना होती है वो कहीं ना कहीं चट्टान से या कहीं दृढ़ स्थानों से जुड़े होते हैं। तो जिस स्थान से वो जुड़े होते हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट। या फिर जिस रचना से जुड़े रहते हैं उस रचना को क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट बोलते हैं। इनकी जो जातियां होती हैं उनमें कोशिकाओं में संचित भोज्य पदार्थ के रूप में क्या होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च और फ्लोरेसाइड्स तथा सुक्रोज पाए जाते हैं।
इनमें जो प्रजनन होता है वो कैसा होता है, अलैंगिक तथा लैंगिक द्वारा होता है। अलैंगिक जो जनन होता है वो लाल शैवाल के विभिन्न जातियों में कई प्रकार के अलैंगिक बीजाणु बनते हैं। जो लाल शैवाल होते हैं उनकी कई प्रकार की जो विभिन्न जाति होते हैं उनमें क्या होता है, बीजाणु का निर्माण होता है। इनके कार्पोस्पोर्स, उदासीन बीजाणु, टेट्रास्पोर्स आदि मुख्य होते हैं। ये सभी प्रकार के बीजाणु अकाशाभिक तथा अंकुरित होकर क्या करते हैं, नए सुकाय का निर्माण कर लेते हैं। इनमें लैंगिक जनन कैसे होता है, तो यह विषम युग्मकी यानी अंड युग्मकी प्रकार का होता है। लैंगिक जनन के समय अचल नर युग्मक बनते हैं। जो नर युग्मक होता है वो अचल होता है तथा इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेशियम कहते हैं। पानी में बहकर जो मादा पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, मादा जननांग, जिसे कि कार्पोगोनियम कहते हैं। इसमें क्या होता है, लाल शैवालों में जो नर युग्मक होते हैं वो क्या होते हैं, अचल होते हैं, मतलब एक ही जगह में स्थित होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेशियम बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, जो मादा पौधे होते हैं वो पानी में बहकर आते हैं। ये समुद्र में होते हैं तो पानी के साथ बहकर आते हैं। और इनमें मादा जनांग, जिसे कार्पोगोनियम कहते हैं, उसके अंदर मादा युग्मक रहता है ना। तो मादा युग्मक और नर युग्मक जब एक दूसरे के पास आते हैं तो दोनों में क्या होता है, संयोजन होता है और निषेचन होता है। निषेचन के पश्चात युग्मज का निर्माण होता है। जब दोनों जुड़ जाते हैं, जब दोनों में संलग्न हो जाता है तो क्या होता है, दोनों के केंद्रक आपस में मिल गया और उन दोनों का क्या हो गया, जाइगोट का निर्माण हो गया। ठीक है, जाइगोट के निर्माण के विभाजन के फलस्वरूप कार्पोस्पोर्स बनते हैं। अब क्या हो गया, जो जाइगोट है उसका विभाजन हुआ तो क्या बना, कार्पोस्पोर्स बना। ये अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। जो कार्पोस्पोर्स का निर्माण होता है ये क्या कहते हैं, अंकुरित होते हैं। जब अनुकूल परिस्थितियां आती है तो क्या करेंगे, ये नए पौधे को जन्म देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरोफाइट बोलते हैं। टेट्रास्पोरोफाइट से अर्धसूत्री विभाजन होता है तो टेट्रास्पोर्स बनते हैं। प्रत्येक टेट्रास्पोर्स जो होता है नए पौधे को जन्म दे दिए, जिससे क्या बोलेंगे, जो नया पौधा होता है ना, न्यू प्लांट है, इसको क्या बोलेंगे, टेट्रास्पोर्स बोलेंगे। फिर टेट्रास्पोर्स में क्या होता है, न्यू प्लांट में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात क्या बनते हैं, टेट्रास्पोर्स बनते हैं। प्रत्येक टेट्रास्पोर्स जो क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, एन होते हैं ना, अहेप्लॉइड होते हैं, जिससे क्या होता है, वो अगुणित पौधे का निर्माण करते हैं। बहुत से लाल शैवाल जो होते हैं वो बहुकोशिकीय, अगुणित तथा द्विगुणित रचनाओं के द्वारा पीढ़ियों का एकांतरण होता है। पॉलीसाइफोनिया नामक शैवाल में अगुणित, द्विगुणित तथा टेट्रास्पोरिक अर्थात 3 अवस्थाओं में जीवन चक्र पूर्ण होता है, जिसे क्या बोलते हैं, ट्राइफेसिक पीढ़ियों में एक रूपांतरण भी कहा जाता है। अब जो रोडोफाइटा है उनका हम लोगों ने क्या देखा, सिम्टम्स देखा है ना, उनमें कौन कौन से लक्षण विद्यमान होते हैं उनके सदस्यों में, और उनमें कैसा प्रजनन होता है, वो किस प्रकार से भोजन संग्रहित करते हैं। देन उसके पश्चात देखेंगे हम लोग आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अगर यह एक विशिष्ट पॉलीसेकेराइड होता है, अगर नाम का एक पॉलीसेकेराइड होता है, जो कि क्या होता है, ग्रेसिलेरिया, गैलेडियम, कॉन्ड्रस आदि जो लाल शैवाल से निष्कर्षित होते हैं। जो अगर जो आपका पॉलीसेकेराइड है वो कहाँ से निष्कर्षित होता है, कहाँ से पाया जाता है, गैलेडियम, कॉन्ड्रस आदि लाल शैवाल से होता है। इसका जो उपयोग होता है वो बेकरी व्यवसाय, दवा निर्माण, प्रयोगशाला और संवर्धन माध्यम में, कल्चरल मीडियम में, टूथपेस्ट के निर्माण आदि में किया जाता है। भोजन के रूप में भी लाल शैवाल का उपयोग करते हैं। मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया, चीन, म्यांमार, ब्रिटेन जैसे जो देश होते हैं उसमें पोरफायरा नाम के लाल शैवालों का उपयोग खाने के लिए किया जाता है। इसे पालक के तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम लोग अपने जगह में क्या खाते हैं, पालक भाजी खाते हैं ना, वैसे ही जो जापान, चीन, म्यांमार, ब्रिटेन है, वहाँ के जो सदस्य हैं, जीव हैं, वो क्या करते हैं, इसको खाद्य पदार्थ के रूप में खाते हैं। इसमें क्या होता है, जिलेटिनस कार्बोहाइड्रेट को पुडिंग बनाने में काम लिया जाता है। चारा ग्रेसेलेरिया रोडाइमेनिया को जानवरों के चारे के रूप में भी उपयोग किया जाता है। कुछ जानवरों के चारे के रूप में किसको, इनके कौन से सदस्यों को, ग्रेसिलेरिया रोडाइमेनिया नामक सदस्यों को क्या करता है, खाने के लिए लिया जाता है। खनिज तत्व रोडोमेला नामक शैवाल से ब्रोमीन प्राप्त होता है। कुछ लाल शैवाल से भी क्या प्राप्त होता है, खनिज तत्व प्राप्त होता है, मिनरल्स प्राप्त होते हैं। तो इसमें क्या होता है, रोडोमेला नामक जो लाल शैवाल होता है, रोडोमेला रोडोफाइटा में, उससे क्या प्राप्त होता है, ब्रोमीन प्राप्त होता है। फ्यूनेरी किससे प्राप्त होता है, ग्लोपेलिड
फरकाटा नामक लाल शैवाल से एक प्रकार का चिपकने वाला पदार्थ निकलता है, जो जापान में इसका उपयोग कपड़ा, पेपर और एडहेविस निर्माण उद्योग में किया जाता है। गहराई में लाल शैवाल क्यों? ये अब एक और क्वेश्चन निकलता है इससे कि हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ा, हम लोग जब रोडोफाइटा का अध्ययन कर रहे थे, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे जब हम लोग, तो हम लोगों ने देखा कि जो रोडोफाइटा के जो सदस्य होते हैं अर्थात लाल शैवाल के जो सदस्य होते हैं वो कहाँ पाया जाता है? गहरे समुद्र के पानी में पाया जाता है। और क्या होता है? होल्ड फास्ट के द्वारा जुड़ा होता है आधारीय भाग से, किसी दृढ़ चट्टान से। तो इसमें क्या होता है? समुद्र के गहरे जल में भी लाल शैवाल की सफलता का कारण उसमें लाल वर्णक फाइकोइरिथ्रिन है, जो प्रकाश वर्ण क्रम के सबसे अधिक भेदन क्षमता वाले नीले हरे प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। ये क्या करता है? इसमें क्या पाया जाता है? फाइकोइरिथ्रिन नामक वर्णक उपस्थित होता है, जो क्या करता है? वो बहुत कम प्रकाश में भी क्या करता है? बहुत दूर से भी जो प्रकाश आ रहा होता है उसको गहराई में भी क्या कर लेता है? नीले हरे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। यही कारण है कि लाल शैवाल जो होता है वो समुद्र में सबसे गहरे पानी में पाया जाता है फाइकोइरिथ्रिन के कारण। ठीक है, जो क्या करता है? ब्लू और ग्रीन जो लाइट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। लाल शैवाल का रंग लाल क्यों होता है? उथले पानी में पाए जाने वाले लाल शैवालों की जो जाति होती है उसमें फाइकोसाइनिन की अधिकता के कारण नील हरित दिखाई पड़ते हैं। गहरे पानी में पाए जाने वाले जाति में क्या होता है? फाइकोइरिथ्रिन की अधिकता होती है और वो लाल रंग के दिखाई देते हैं। तो दोनों का कारण क्या है? फाइकोइरिथ्रिन की उपस्थिति। रोडोफाइटा के बाद है फियोफाइटा। फियोफाइटा का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ सीजी शिक्षा में जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।